वेलकम फ्रेंड्स। हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं जिस वीडियो पे जिस टॉपिक पे वो है रिसर्च डेफिनेशन यानी अनुसंधान की परिभाषाएं। जो भी हमारे जो विद्वान हैं जो पहले अनुसंधान के बारे में जो परिभाषाएं जो थ्योरी डेवलप करके गए हैं, आज हम उन पे डिस्कशन करेंगे और उनके बारे में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से माध्यम बताते हैं जिनके माध्यम से हम अनुसंधान को भलीभांति समझ सकते हैं। तो मित्रों, ये जो आपका ये वीडियो है ये आपके पीएचडी एंट्रेंस जहाँ पे रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में बात हो रही है, यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट, जहाँ पे पेपर 1 में 4 से 5 क्वेश्चन आपके 110% आने ही आने हैं। इसके अलावा जो यूपीएचसीएससी का एग्ज़ाम है वहाँ पे भी इस बार जो एनटीएन नेट और जेआरएफ के तरीके से 5 क्वेश्चन रिसर्च के पूछे जा रहे हैं, उस तरीके का वहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट है। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन आपको हमारे इस सेशन में 110% आपको मिलने वाले हैं। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का जो काम है वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ अनुसंधान की परिभाषा क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू जॉर्ज मुले। जॉर्ज मुले कहते हैं रिसर्च इज द एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। देखिए, हमने क्या कहा था, आपसे हमने कहा था कि रिसर्च क्या है। रिसर्च जो कंडक्ट किया जाता है वो साइंटिफिक मेथड के थ्रू ही कंडक्ट किया जाता है, यानी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग हम रिसर्च के अंतर्गत करते ही करते हैं। ठीक है, पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से रिसर्च क्या है, कि डीप रिसर्च यानी गहन अध्ययन है जिसमें विधियां वैज्ञानिक होंगी। चलिए वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड in an intellectual systematic manner to solve educational problems। ठीक है, इसमें क्या है कि शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप में बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग तथा अर्थापन को अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, प्रयोग तथा अर्थापन को अनुसंधान कहते हैं। इसके विपरीत यदि किसी व्यवस्थित अध्ययन के द्वारा शिक्षा में विकास किया जाए तो उसे शैक्षिक अनुसंधान, जो इनकी डेफिनेशन है वो बेसिकली क्या है, शैक्षिक अनुसंधान पे कहते हैं। जैसे बालक का विकास है तो विकास के चरण की बात कर लेंगे, उसको टॉपिक किस तरीके से समझाया जा रहा है, कौन कौन से हम वहाँ पे फंडामेंटल मेथड्स यूज कर रहे हैं, उस तरीके की बातें जो होंगी वो शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत आएंगी। तो कुल मिलाकर के ये अनुसंधान किसी भी तरीके का हो उसमें क्या होगा, प्रोसेस सेम रहेगी। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे रिसर्च में बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। आगे देखते हैं, हम यहाँ पे मैकग्रेथ एंड वॉटसन की बात करेंगे। मैकग्रेथ एंड वॉटसन कहते हैं कि हैव गिवन अ ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। ब्रॉड डेफिनेशन वो बड़ी परिभाषा, व्यापक परिभाषा के रूप में क्या कहते हैं उस बारे में हम बात करेंगे कि रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ in which the method of discovery is used, whose conclusion are useful, knowledgeable, and is increase encouragement for progress, be helpful to society and make man more effective। ठीक है, society and human beings can effectively solve their problems। कुल मिलाकर के व्यापक परिभाषा में बताने की कोशिश करते हैं कि अनुसंधान क्या है, जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाए। खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, खोज प्रविधि के बिना तो हम जो मेथड है उन मेथड के बिना हम रिसर्च को प्रॉपर कर ही नहीं सकते, जिसके निष्कर्ष की उपयोगिता हो। यानी अगर हम रिसर्च कोई कर रहे हों तो उससे क्या हो, हुज कंक्लूजन आर यूजफुल, उसका जो निष्कर्ष निकलने वाला है वो निष्कर्ष क्या हो, यूजफुल होना चाहिए। नॉलेज इज इंक्रीज्ड, नॉलेज जो है वो हमारा उससे कुछ डेवलप होना चाहिए, कुछ नया हम सीखने की हमारे अंदर एक क्षमता विकसित होनी चाहिए कि हाँ, इस अमुक रिसर्च से, अमुक शोध से, अमुक अनुसंधान से हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हम जान रहे हैं। ठीक है, इंकरेजमेंट ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, प्रगति के लिए वो प्रोत्साहित करे। वो रिसर्च क्या होना चाहिए, उसका प्रगति के लिए प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, समाज के लिए सहायक हो। बिल्कुल, जो रिसर्च होते हैं, जो भी रिसर्च हमारे साथ में होने वाले हैं वो क्या है, हम जिन रिसर्च की बात कर रहे हैं वो क्या है, फॉर होल वर्ल्ड, पूरे विश्वव्यापी है, उनका हर एक व्यक्ति के लिए महत्व है। इसलिए रिसर्च क्या है, रिसर्च को हम बड़े एहतियात से करते हैं। इसके लिए हम पूरी प्रोसेस, पूरे जो इंटरनेशनल मेथड्स हैं, इंटरनेशनल फॉर्मेट हैं, उनके थ्रू करते हैं ताकि ये हमारे समाज के लिए उपयोगी हो सके। ठीक है, ये समाज के लिए उपयोगिता का मतलब क्या हुआ कि वो हर एक के लिए सहायक हो तथा मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके। रिसर्च के थ्रू हमें कुछ ऐसा मिलना चाहिए जो मनुष्य को प्रभावशाली बना सके। ठीक है, और लास्ट फैक्ट है कि समाज तथा मनुष्य अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल कर सके।
तो ये हमारे रिसर्च के लिए फैक्ट होने चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग बातें इनमें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार। जॉन डब्ल्यू बेस्ट क्या कहते हैं, कभी कभी हमारे जो एग्जाम है वहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछ लेते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो इस तरीके से। और दूसरा, रिसर्च के बारे में जो एक नॉलेज है वो तो हमें यहाँ से मिल ही रही है। रिसर्च इज अ मोर फॉर्मल, सिस्टमैटिक एंड इंटेंसिव प्रोसेस इन विच साइंटिफिक मेथड एनालिसिस इज अप्लाइड। ठीक है, हर जगह क्या आ रहा है, सिस्टमैटिक आ रहा है। ठीक है, सिस्टमैटिक आ रहा है, साइंटिफिक आ रहा है। आप इन सब चीज़ों को नोट करते रहिएगा, जो क्वेश्चन बनता है इन सारी डेफिनेशन को कलेक्ट करते हुए कुछ पॉइंट, कुछ फैक्ट्स निकाल करके वहां से तर्क और कथन बनाए जाते हैं। इसलिए ये सारी परिभाषाएं, ये सारी डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। क्या हुआ, रिसर्च इज अ मोर फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल, औपचारिक, सिस्टमैटिक एंड इंटेंसिव प्रोसेस इन विच साइंटिफिक मेथड एनालिसिस इज अप्लाइड। Research involves a systematic pattern as a result of which conclusions are drawn and their formal graph is prepared। यानी क्या होगा, अनुसंधान व्यवस्थित स्वरूप को सम्मिलित किया जाता है जिसके फलस्वरूप निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनका औपचारिक आलेख तैयार किया जाता है। ठीक है, तो कंक्लूजन तो 100% हमें निकलना ही निकलना है। जो लास्ट में रिसर्च जब हम कंप्लीट करते हैं तो हमें कुछ उससे कुछ नॉलेजेबल फैक्ट मिलते हैं, कुछ जो उसके निष्कर्ष हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, और उससे एक औपचारिक आलेख भी प्रिपेयर किया। नेक्स्ट हम देखेंगे डब्ल्यू.एस. मुनरो के द्वारा ये किस तरीके से अनुसंधान को परिभाषित करते हैं कि अनुसंधान की परिभाषा समस्या के अध्ययन की विधि के रूप में की जाती है। बिल्कुल, समस्या के अध्ययन की विधि के रूप में हम अनुसंधान की प्रक्रिया को निभाते हैं, जिसके समाधान आंशिक तथा पूर्ण रूप में। आंशिक और पूर्ण क्यों कहा गया, जैसे मैंने बहुत बार कहा कि बहुत बार रिसर्च का रिजल्ट नहीं, एक समझ विकसित होती है ना, जो कंप्लीटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं भी कर रही है तो अंशतः हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। निष्कर्ष है कुछ, हमें उसके माध्यम से कुछ जानने की कोशिश की जा रही है, तथ्यों एवं तथ्यों पर आधारित होते हैं। और ये डिपेंड किस पे होती है, पूरी रिसर्च प्रोसेस जो होती है वो फैक्ट पे डिपेंड करती है, स्टेटमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये सबसे मेन है। फैक्ट और डाटा, यानी क्या होगा, फैक्ट और डाटा जो होगा पूरे रिसर्च का एक मेन टॉपिक होगा, और इसी आधार पे हम रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। इन रिसर्च वर्क फैक्ट्स आर बेस्ड ऑन स्टेटमेंट, आइडियाज, हिस्टोरिकल फैक्ट, ग्राफ आर कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंट एंड एग्जामिनेशन। जो रिसर्च प्रोसेस है वो स्टेटमेंट, आइडिया, हिस्टोरिकल, अगर ऐतिहासिक फैक्ट हैं, ऐतिहासिक हम शोध कर रहे हैं तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होंगे, ग्राफ्स होंगे, पहले से कुछ बताया गया होगा, उस ग्राफ बने होंगे, और कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंट एंड एग्जामिनेशन। द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इज दैट व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ थ्योरीज इन द एजुकेशनल फील्ड। मीन क्या हुआ, शैक्षिक अनुसंधानों का अंतिम उद्देश्य यह होता है कि सिद्धांतों की शैक्षिक क्षेत्र में क्या उपयोगिता है। Ultimate aim of educational research is that what is the utility of theories। सबसे बड़ी चीज है कि उपयोगिता क्या है। जब हम रिसर्च के उद्देश्य या रिसर्च के महत्व की बात करेंगे तो यूटिलिटी ऑफ थ्योरीज की बात करेंगे, कि अगर कोई नया सिद्धांत, अगर कोई नई थ्योरी आ रही है तो उसकी समाज में या शैक्षिक जिस क्षेत्र के लिए वो थ्योरी निकाली गई है वहां पर वो किस तरीके से यूटिलाइज की जा सकती है। तो ये बहुत कॉमन फैक्ट हुआ, बहुत हम जहाँ पे साइंटिफिक, सिस्टमैटिक और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर रहे थे वहाँ पे हम यूटिलिटी की भी बात करेंगे। जो हमारा जो निष्कर्ष निकल रहा है उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम विद्वान की बात करेंगे तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रैंडम एंड मॉरी, वो बहुत कॉमन सी बात कहते हैं, बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में अपनी बात को कह लेते हैं कि रिसर्च इज द सिस्टमैटिक एफर्ट टू एक्वायर अ न्यू नॉलेज। यानी नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान। एक एक शब्द के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम पीएम कुक के बारे में बात करते हैं। पीएम कुक क्या कहते हैं इस रिसर्च के बारे में, रिसर्च इज अ सर्च डन विद ऑनेस्टी। बिल्कुल, हमें ईमानदारी भरपूर मात्रा में दिखानी पड़ेगी। अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो अगर हम रिसर्च अपने काम के लिए ईमानदार नहीं है तो वो समाज के लिए सहायक नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा और एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यानी हम कट कॉपी पेस्ट वाले मेथड जो है उनको बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे, इस तरीके से हम ऑनेस्ट रहेंगे।
and in a broad sense about the problem in which facts, principles and meanings are made known। ठीक है, जो व्यापक रूप से समझदारी के साथ की गई खोज है जिसमें तथ्यों, सिद्धांतों और अर्थों की जानकारी की जाती है। रिसर्च findings are authentic and verifiable leading to an increase of in knowledge। ठीक है, क्या करती हैं? अनुसंधान की उपलब्धि तथा निष्कर्ष प्रमाणिक तथा पुष्ट योग्य होते हैं जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो प्रमाणिकता, ऑथेंटिक होना चाहिए, हमें रिसर्च के लिए एक ब्रॉड सेंस को लेकर के आना चाहिए। ठीक है, और ऑनेस्ट होना चाहिए। तो ये 3-4 फैक्ट हमारे यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के जो हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये डेफिनेशंस का जो रोल है वो इतना है कि हमें रिसर्च में कौन कौन से कॉमन फैक्ट होते हैं, जिसके लिए हम आपको अगर स्टार्ट से बताते हैं तो स्टार्ट से हम यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे बात की तो सिस्टमेटिक मैनर की बात की। इंटेलेक्चुअल इज एन इंटेलेक्चुअल एंड सिस्टमेटिक मैनर, ये फैक्ट हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल एंड सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिस्टमेटिक मेथड, ये तथ्य यहाँ पे हमें मिलता है। दूसरा तथ्य हमारा ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम आगे वाले उसमें बात करेंगे तो कंक्लूजन और वेरी यूजफुल नॉलेज एंड इज इंक्रीज्ड encouragement of for progress, be helpful to the society। ठीक है, तो ये तथ्य यहाँ से निकल करके आते हैं। हर एक जो डेफिनेशन है फॉर्मल, सिस्टमैटिक, ये सारे तथ्य यहाँ से निकल करके आते हैं। इसके बाद में फैक्ट और डाटा जो है वो रिसर्च क्या होता है, फैक्ट और डाटा पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। इसके बाद में हम यहाँ से इस तरीके के तथ्यों को निकालते हैं। तो पूरी जो डेफिनेशंस की जो श्रृंखला थी इसमें आपको मिले होंगे कुछ ऐसे फैक्ट जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आने वाले। तो डेफिनेशन बहुत कम ऐसा होता है कि डेफिनेशन डायरेक्ट पूछते हैं, लेकिन डेफिनेशन से जो मिले हुए जो सोर्सेज हैं उनसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और उनको रीड करने के लिए आपको ये सब पढ़ना बहुत हेल्पफुल है। सो थैंक यू। हम भी इस क्लास को आज समाप्त कर दें और आज इस क्लास के बाद में हम कुछ और तथ्यों के बारे में बात करेंगे। वो आपको हमारी इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, रिसर्च की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अगर आप तैयारी करें यूपीएससी, CSIR, UGC नेट, CRF या PhD एंट्रेंस की, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ये सारे कार्य करते रहिए। थैंक यू।